रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। जम्मू कश्मीर में कल रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 की धारा 73 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले निरस्त माना जाएगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कल रविवार को कहा कि नई जम्मू कश्मीर सरकार के सामने पहला काम राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करना होना चाहिए और इंडिया ब्लॉक पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सहमत नहीं होती है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। पी चिदम्बरम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजों के बाद और नई सरकार के कार्यभार संभालने से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के एलजी ने अपने पास ऐसी शक्तियां ले ली हैं जो लोगों के फैसले का मजाक उड़ाती हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि कल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। मुंबई में आकर जिन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई गैंग हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों को भी धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मुंबई पुलिस ने पुणे से एक 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कथित 3 शूटरों में से 2 को सहयोगी बनाया था। एक अधिकारी ने कल रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने प्रवीण लोनकर को सह साजिशकर्ता बताया और कहा कि वे उसके भाई शुभम लोनकर की तलाश कर रहे हैं। यह इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी के अनुसार प्रवीण और शुभम ने 2 कथित शूटरों, एक यूपी निवासी और शिव कुमार गौतम को सहयोगी बनाया था। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी गुरमैल सिंह को कल रविवार से 21 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। वहीं धर्मराज कश्यप को पुलिस हिरासत में नहीं दिया गया था, क्योंकि उसके वकील ने दावा किया था कि वह नाबालिग है। इसके बाद कोर्ट ने दूसरे आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के बाद फिर से पेश करने का निर्देश दिया। बता दें कि ऑसिफिकेशन टेस्ट एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की हड्डियों के संलयन की डिग्री का विश्लेषण करके उसकी आयु का अनुमान लगाती है। यह उम्र निर्धारित करने का एक तरीका है और अब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद यह साबित हुआ कि वह नाबालिग नहीं है। उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे भी 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कोलकाता में 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे एक और आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर को रविवार रात को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया। यह जानकारी मेडिकल प्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुलिस आचार्य को पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आचार्य के साथ ही अनशन के दौरान अस्पताल में भर्ती होने वाले जूनियर डॉक्टरों की कुल संख्या 4 हो गई है। अखिल भारतीय चिकित्सा संघ यानी फाइमा, जो पूरे भारत में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है, ने पश्चिम बंगाल में चल रहे डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज सोमवार से अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं को राष्ट्रव्यापी बंद करने का आह्वान किया है। निकाय के एक अधिकारी ने कहा कि शनिवार को फाइमा की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि निकाय ने सभी आरडीए से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे चालू रहें। फाइमा ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों के साथ पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे की अध्यक्षता वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन को वापस कर दिया है। राहुल खड़गे के बयान के मुताबिक KIADB को पूरा भुगतान करने के बाद 2 महीने पहले कौशल विकास
और शिक्षा के लिए सेंटर बनाने के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी। राहुल खड़गे ने कहा है कि आधारहीन और राजनीति से प्रेरित आरोपों का सामना करते हुए एक शिक्षण संस्थान ठीक से नहीं चलाया जा सकता। ट्रस्ट की स्थापना उच्च मूल्यों और समाज के लिए कार्य करने के जज्बे के साथ की गई थी। उन्होंने कहा कि हम उन विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं जो शिक्षा और सामाजिक सेवा के माध्यम से वंचितों को सशक्त बनाने के हमारे प्राथमिक उद्देश्य से हमारा ध्यान भटका सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल खड़गे के ट्रस्ट को जमीन के आवंटन के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद लेहर सिंह सिरोया समेत बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ विवाद खड़ा हो गया था। सिरोया ने जमीन आवंटन पर सरकार की आलोचना की थी। दिल्ली और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में कल रविवार को गुजरात के अंकलेश्वर से करीब 5,000 करोड़ रुपए की कीमत की कम से कम 518 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये नई जब्ती दिल्ली में 700 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी से जुड़ी है। इसके साथ ही अब तक 13,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 1,289 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद की जा चुकी है। इस संबंध में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सूत्रों ने बताया कि यह देश में किसी भी एजेंसी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी जब्ती मानी जा रही है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रनों से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 151 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 142 रन ही बना पाई और अब सोमवार को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। अगर न्यूजीलैंड की टीम जीतती है तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। यानी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को न्यूजीलैंड की हार पर निर्भर रहना होगा। यानी अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो बेहतर नेट रन रेट के आधार पर भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। गजा में एक स्कूल पर हुए इस्राएली हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। वहां मौजूद अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कूल का उपयोग विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों के लिए आश्रय स्थल के तौर पर किया जा रहा था। गजा में हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि रविवार को नुसैरत कैंप पर जमकर गोलीबारी हुई। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता ने बताया कि यह हमला अल मुफ्ती स्कूल पर किया गया, जहां गजा के आसपास के सैकड़ों विस्थापितों ने पनाह ली है। इस हमले में 1 दर्जन लोग मारे गए जबकि कम से कम 50 लोग घायल हो गए। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि उत्तरी इसराइल के उसके एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले में 4 सैनिकों की मौत हुई है जबकि 60 से अधिक घायल हैं और इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। IDF ने बताया कि यह हमला उत्तरी इसराइल के एक नगर हाइफा से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बे बेन्यामिन के पास एक बेस कैंप पर किया गया। वहीं हिजबुल्लाह के मीडिया ऑफिस ने बताया कि गुरुवार को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत में हमला किया था। यह ड्रोन हमला उसके जवाब में किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।